નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવેગ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ભદ્રેશ। આપ જોઈ રહ્યા છો કૃષિ પરની અમારી વિશેષ રજૂઆત ખેતીની વાત। દર્શક મિત્રો, તાજેતરમાં ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યની ગૌશાળાના સંચાલકો સાથે પ્રાકૃતિક કૃષિ પરિસંવાદ યોજાયો હતો। આ પરિસંવાદમાં ગૌશાળાઓ પાંજરાપોળના સંચાલકોને કુદરતી ખેતી માટે જીવામૃત, ધનજીવામૃતનું ઉત્પાદન કરવા અને દેશી ગાયની જાતિને સુધારવા માટે મિશન પોળ પર કામ કરવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી હતી। આ સામૂહિક પ્રયાસોથી ગુજરાતને કુદરતી ખેતી, ગૌપાલન અને ગાયની જાતિ સુધારવામાં રોલ મોડેલ બનાવવાની પહેલ વિશે ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। તો જોઈએ આ કૃષિ પરિસંવાદ સંકલિત ઘણા અંશો। गुजरात सरकार के कृषि किसान कल्याण और सहकारिता मंत्रालय अंतर्गत और आत्मा प्रोजेक्ट एवं गुजरात राज्य प्राकृतिक कृषि एसोसिएशन द्वारा आयोजित आज के प्राकृतिक कृषि परिसंवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि माननीय राज्यपाल श्री के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में गुजरात राज्य में प्राकृतिक कृषि ने कई नए सीमा चिन्ह अंकित किए हैं और इसी पथ पर चलते गुजरात राज्य देश का एक मॉडल स्टेट बन रहा है। तब हम सब जो गौशाला के साथ, गाय आधारित खेती के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श के लिए आज का ये प्राकृतिक कृषि परिसंवाद का आयोजन किया गया है। हमारा जो लक्ष्य है, गुजरात को 3 वर्ष में जहर मुक्त करना है। किसान के पास अभी गाय नहीं है और गौशाला में गाय है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको बार बार पैसा घटता है, निरण घटती है। तो हमने बहुत बड़ा विचार किया है, किसान के पास नहीं है और गौशाला में गाय है तो गाय से कैसे उपयोग किया जाए। तो एक उपयोग के कारण हर गौशाला में हम आमंत्रित करेंगे, हमारा राज्यपाल जी भी आपको आमंत्रित करेंगे कि अपनी हर गौशाला में हमारा घन जीवामृत, जीवामृत बने, बीजामृत भी बने और हर दवाइयाँ भी गौशाला में बने। हम आह्वान करेंगे किसानों को कि हर गौशाला से आप लेकर आओ तो आपका 1-2 काम हो जाएगा। आपका ऐसा काम है, खेडूत भी मफत नहीं ले जाएंगे, उसके दाम देकर ले जाएंगे। इसीलिए गौशाला को दाम क्या आ जाए और किसानों को पूरा जीवामृत, घन जीवामृत मिल जाए। ऐसा आयोजन के कारण आपको बुलाया है। ₹5.5 लाख खेडूत गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दी है। अब इस अभियान को हम बहुत गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगले कुछ ही सालों में पूरा प्रदेश, गुजरात प्रदेश जहर मुक्त बन जाए, इस सोच के साथ हमारे सभी आदरणीय अधिकारियों ने प्राकृतिक खेती के जितने भी पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने मिलकर सेंजलिया जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया कि हम आप सबको भी अपने मिशन में जोड़ें, क्योंकि ये सबका साझा काम है, सबके कल्याण का काम है, सबकी भलाई का काम है। इसलिए हमने 2 दिन पहले प्रदेश के प्रमुख जो उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित किया था। आप ही की तरह वो सब आए और उनके बीच में हमने प्रस्ताव रखा कि आप खेती तो नहीं करते, लेकिन जो खेडूत प्राकृतिक खेती का उत्पादन करते हैं उनको आप खरीदने का संकल्प करो।
आप सबके घरों में प्राकृतिक खेती के उत्पाद ही आने चाहिए। और उन सब ने विश्वास दिलाया कि हम अपने रिश्तेदारों में भी प्रचार करेंगे, अपने घरों में भी प्राकृतिक खेती के उत्पाद लेंगे, जिससे किसान अपनी उपज को बेच सके। कल हमने राजभवन में गुजरात प्रदेश के संत महात्माओं को बुलाया। आप ही की तरह वो भी बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत हमारे बीच में आए और हमने उनसे निवेदन किया कि आप जहां जहां अपने आश्रमों में गौशाला भी रखते हैं और भूमि भी आपके पास है, तो वहाँ सब जगह प्राकृतिक खेती हो, और जहाँ आप कथा वाचन के लिए जाते हैं अपनी शिष्य मंडली को प्रेरित करें कि सब शिष्य मंडली यदि आहार ले तो प्राकृतिक आहार ले, और वो सब लोगों में इसका प्रचार हो। संत महात्माओं ने अपने विचार भी रखे और इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। अब वो अपने प्रवचनों में एक प्रवचन उनका प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर रहेगा, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। गौ माता सृष्टि के आदि से जब मनुष्य धरती पर आया, उसी के साथ परमात्मा ने गौ आदि इन उच्च कोटि के प्राणियों को भी हमारे कल्याण के लिए अवतरित किया। गाय के घी को आयुर्वेद में सर्पी बोला गया। सर्पी अर्थात जिस व्यक्ति को सांप काट जाए, आप उसे गाय का घी पिला दो, वो मरेगा नहीं, उसके जहर को भी खत्म कर देगा। ये क्षमता केवल और केवल गौ माता के घी में है। और आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयों की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, मानव उपयोगी बनाया जाता है, उन औषधियों को गौमूत्र से संस्कारित किया जाता है। पंचगव्य जो अनेक बीमारियों का समाधान है, वो पंच भैंस नहीं है, पंचगव्य है, जिसमें गाय माता का गोबर है, गौमूत्र है। मनुष्य समाज का जो भविष्य है वो केवल और केवल गौ आधारित है। गाय माता बछड़ा देती थी तो बैल बन करके धरती माँ की छाती को चीरकर अन्न पैदा करता था। एठू दूध देती थी तो अपने हल चलाने वाले और उसके परिवार को मजबूत और सुदृढ़, बुद्धिमान और बलवान बनाने का काम करती थी। कितना धरती और गौ का आपस में कितना संबंध है। गाय का घी अमृत बताया है, गाय का दूध अमृत बताया है, गौमूत्र अमृत के तुल्य है। यानी कि इसका एक एक गोमय कितनी ऊंची बात है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, ध्यान करो, किसी के भी मल को अच्छा नहीं माना जाता। दुनिया में असंख्य प्राणी, किसी के भी मल को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गाय के गोबर से हमारी माताएं चूल्हा लीप करके भोजन बनाती थी, घर के आंगन को लीपती थी। यानी कि ये कीटाणु नाशक है, ये स्वास्थ्य प्रदाता है, बीमारियों को रोकता है। जिस घर में गाय होती है वहां के बालक बलवान, बुद्धिमान, संस्कारित और वो साधु प्रकृति के होते हैं।
आप जितने आज की सभा में बंधु बैठे हैं, महात्मा लोग बैठे हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि ऐसे कीमती प्राणी को, जिसको परमात्मा ने सृष्टि के आदि में हम सब के कल्याण के लिए दिया, खेती के लिए दिया, उस गौ मां की रक्षा के लिए आप रात दिन लगे हुए। आज बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं गाय की रक्षा करने की। सबसे बड़ी चुनौती किसने पैदा की? इस मानव के लालच ने, ज्यादा उत्पादन की सोच ने। खेतों में बैल की खेती खत्म हो गई, ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर आने के बाद बैल की आवश्यकता नहीं रही, और उसका परिणाम क्या हुआ? बैल की जरूरत नहीं रही, गाय की आधी कीमत उसी दिन खत्म हो गई। हाँ या ना? समझ रहे हैं कि नहीं? गाय को दो काम के लिए इस देश में रखते थे लोग, एक दूध पीने के लिए और दूसरा बैल बनाने के लिए उसके बच्चों को। लेकिन भारत में प्राचीन काल में तो गौ के गोबर और गौमूत्र के महत्व को लोग समझते थे, लेकिन रासायनिक खेती जब से आई, हमने गाय के गोबर और गौमूत्र के महत्व को नहीं समझा, और उसका परिणाम गाय का गोबर गौमूत्र की कीमत वो खत्म हो गई, गाय की भी कीमत चली गई। बछड़े देती थी, उनकी कीमत नहीं रही, तो गाय की कीमत खत्म हो गई। तीसरी गलती हमसे क्या हुई कि हम गाय की नस्ल को नहीं बढ़ा पाए। गौ माता की जो ब्रीड है, उन्नत नस्ल है, उसको नहीं बचा पाए। हमने नस्ल बनाने की जो विधियां थी, उनको भूल गए हम। उसका परिणाम, जब नस्ल अच्छी नहीं हुई तो जो गाय कभी हमारी 20 लीटर दूध देती थी, आज वो 8, 7, 5 लीटर पर खड़ी हो गई। इस समय औसतन भारत में जो दूध की रेशो है, वो प्रति पशु 3.5 लीटर है। पूरे देश की औसत रेशो कुल 3.5 लीटर। भाई और बहनों, आज की इस गौ माता की जो समस्याएं, चुनौतियां हैं, इनका समाधान क्या है? इसका समाधान केवल 2 हैं। एक है प्राकृतिक खेती में गौ माता के गोबर और गौमूत्र का उपयोग, और दूसरा तरीका है गौ माता की नस्ल का सुधार। यदि ये 2 काम आपने कर दिए तो समझो कि आपने गौ का संवर्धन कर दिया और संरक्षण कर दिया। यदि हमने ये काम नहीं किया तो गौ माताएं संरक्षण तो कर रही हैं, लेकिन संवर्धन नहीं कर रही है। संवर्धन क्या है कि जो गाय आज आपने अपने गौशाला में रखी है और वो बच्चा देने की स्थिति में है, तो आप उस गाय को नस्ल सुधार की दिशा में आगे जाओ। उसके बच्चा लेने के लिए जो बुल हैं, सांड है, वो उच्च क्वालिटी के होने चाहिए, यानी कि उसका दूध बहुत अधिक मात्रा में हो। आप ये तो जानते हैं, हमने प्राकृतिक खेती का अभियान चला रखा है, जानते हैं। और ये जो प्राकृतिक खेती है, ये शुद्ध देसी गाय पर आधारित है। केवल और केवल देसी भारतीय नस्ल की गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज, ये जो ब्रीड हैं, इन गायों के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। 1 ग्राम गोबर में, ये रिसर्च है। और जो गाय आपने अपनी गौशालों में बिना दूध की रखी हुई हैं, उन पे भी मैंने रिसर्च किया। जो सड़कों पे घूमती, उनको पकड़वाया
और उनका गोबर प्रयोगशाला में भेजा तो उनके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु और ज्यादा है। क्यों? जो गाय दूध नहीं देती उसकी एनर्जी दूध देने की बजाय उसकी ताकत जीवाणु बनाने पर लगती है और गौमूत्र में खनिज बनाने पे लगती है। कितना उपकारी प्राणी है। तो जो गाय दूध नहीं देती, जो आपकी गौशालाओं में हैं, वो खेती के लिए दूध देने वाली गाय से भी ज्यादा उपयोगी हैं। आपकी समझ में आ गई बात? आप पे जितनी गाय दूध नहीं देती देसी गाय, वो देसी जो दूध देती उनसे भी ज्यादा कीमती हैं खेती बाड़ी के लिए। अब हम जो जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, वो हमारी खेती की जान है। जो ये जीवामृत है ये कैसे बनता है? इसमें मानो हम 200 लीटर का एक ड्रम ले लेते हैं, 200 लीटर का, उसमें लगभग 180-85 लीटर पानी भर लेते हैं। उस ड्रम में जो देसी गाय है वो 8 से 10 किलो गोबर देती, जो स्वस्थ गाय है इतना ही गौमूत्र देती है। तो 200 लीटर का ड्रम में जिसमें 180-85 लीटर पानी है, उसमें 8 से 10 किलो देसी गाय का गोबर और इतना ही 8-7 किलो देसी गाय का गौमूत्र उस ड्रम में डालना है। और उस ड्रम में 1 से 1.5 से 2 किलो गुड़ डालना है कूट करके, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन डालना है। समझते हो ना? बेसन, किसी भी दाल का बेसन। और उसमें बड़े पेड़ के नीचे की 1 पाव भर मिट्टी डालनी। बड़े पेड़ की क्यों, खेत की क्यों नहीं? खेत की इसलिए नहीं डालनी कि उसमें यूरिया डीएपी डाल करके सारे सूक्ष्म जीवाणु मर गए, वो भूमि बंजर है। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा, वो सही भूमि है, इसलिए वो डालनी। अब ये सारी चीज जब डल जाएं तो लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम इसको 2 बार घोलना है। गुजरात गर्म प्रदेश है, 5 दिन इसको चलाने पर 6ठे दिन 1 एकड़ के लिए कल्चर खाद तैयार हो जाएगा, 1 एकड़ के लिए। अब इस अनुपात से आप ड्रम डबल कर सकते हैं, 10 गुना बढ़ा सकते हैं। उतना ही गुड़, उतना बेसन और उतना गोबर गौमूत्र बढ़ा करके बना सकते हैं। ये समझ में आई बात? अब इसमें विज्ञान क्या, इसको समझो ध्यान से। इसमें विज्ञान ये है कि जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे बोलो? लगाओ हिसाब। 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे 1 ग्राम गोबर में। समझ में आई? और इन 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं को आपने खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में दे दिया, प्रोटीन मिल गया इनको, तो उससे क्या होगा? वो सूक्ष्म जीवाणु उसको खा के बलवान बनेंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड़ उसमें डाल दिया तो मल्टीप्लाई होंगे, उससे उनकी संख्या बढ़ेगी। और जो मिट्टी उसमें डाली उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु, उनमें मेलवन का काम करके और संख्या बढ़ेगी। और इनकी संख्या कितनी बढ़ रही, इसको और ध्यान करना, बहुत ध्यान से सुनना। इस ड्रम में जब ये सारा घोल होगा तो हर 20 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद ये सूक्ष्म जीवाणु डबल होंगे, 2 गुने होंगे। यानी कि 30 लाख करोड़ 20 मिनट के बाद 60 लाख करोड़ होंगे, 20 मिनट के बाद 120 लाख करोड़ होंगे। और ये कब तक बढ़ेंगे? 72 घंटे तक, टिल 72 आवर। समझ में आई बात?
72 घंटे तक ये बढ़ेंगे और 72 घंटे पे आके ये रुकेंगे और फिर ये मरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए जो सबसे बड़ी समझदारी का काम है वो क्या करना है, आपने जीवामृत जो बनाना है वो किसानों के ऑर्डर पे बनाना है। उसको बना के छोड़ दोगे, कोई लेने नहीं आएगा 72 घंटे में, और आपने खेडूत को दे दिया तो वो कोई परिणाम नहीं देगा। आई समझ में बात। लेकिन जो घन जीवामृत है, घन जीवामृत कैसे बनता उसको सुनिए आप। बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूं। गौ माताओं का गोबर आप उसको थोड़ा बारीक करवा लें, लेबर लगा करके, कोई मशीन के द्वारा, कोई भी तरीका। जैसे ये आपके सामने स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर छाया में कहीं हॉल में 10-15 फीट लंबा, 20 फीट लंबा बेड बनाओ और लगभग 3-4 फीट चौड़ा, 15-20 फीट लंबा बारीक गोबर का एक बेड बना लो, 1 से 1.5 फीट ऊंचा। बहुत सरल तरीका है। और फिर एक लकड़ी का कोई 6 इंच मोटा लकड़ लो और उस लकड़ से उसमें जिग जैग, यानी 1-1 फुट पर टेढ़े मेढ़े इधर उधर, लाइन में नहीं, कोई यहां कोई उधर कोई इधर, जिग जैग छेद करने उसमें। समझ रहे हो मेरी बात। उस पूरे में छेद कर दो और ये जो आपने जीवामृत बनाया था ना, जो मैंने बताया अभी, उस जीवामृत से जो छेद किए हैं उनको जीवामृत से भर दो, उनमें जीवामृत डाल दो उन छिद्रों में और 7-8 दिन उसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना। 7-8 दिन के बाद फावड़ा से उसको दोबारा मिक्स कर दो, मिला दो और मिला के फिर उसका बेड बना दो और बेड दोबारा बना के फिर ऐसे ही खूंटे से उसको जिगजैग उसमें छेद करो, वैसे ही फिर दोबारा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? छेद फिर को और दोबारा फिर उस जीवामृत से उसको भरो दोबारा और 8-10 दिन तक उसको मत छेड़ो। उसके बाद वो पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा, ब्लैक चाय की पत्ती की तरह बन जाएगा। वो डीएपी जो बाजार से लाते वो आपका डीएपी तैयार है। डीएपी जितना गुण उसमें पैदा हो गया। और ये जो है आपने बनाया, ये आपका 6 महीने भी खराब नहीं होगा। ये आपके लिए वरदान है बेचने के लिए। लेकिन ये धूप में नहीं रखना, छाये में रखना है। जब खेडूत लेने आए तो ये हल्की इसमें जीवामृत का स्प्रे इसके ऊपर करके मिक्स करके दे दीजिए। ये खेडूत जिस भी खेत में डालेगा उसका ही कल्याण कर देगा। इसमें जीवाणुओं का भंडार होगा। खेत में पड़ते ही धरती को फोड़ के हलसिया ऊपर आ जाएगा। मित्र कीट दुनिया भर के बढ़ जाएंगे। और जीवामृत से भी यही काम होता है, उसके स्प्रे से भी यही काम होता है। 8 जो लोग रासायनिक खेती से सीधे प्राकृतिक खेती में आते हैं, उनके 1 एकड़ खेत में 8 से 10 क्विंटल हम चाहते हैं कि घन जीवामृत पड़ जाए और प्रत्येक पानी के साथ जीवामृत चला जाए 300-400 लीटर और हर 15 दिन में जीवामृत का स्प्रे हो जाए। पहले ही साल इतनी पैदावार होगी जितना रासायनिक से लोग लेते हैं। लोग ये जो डरते हैं ना, प्राकृतिक से उत्पादन घटेगा, घटता नहीं, बढ़ेगा। मैं 200 एकड़ में खेती करता हूं अपने यहाँ और यही गौ माता के गोबर गौमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत से करता हूं। मेरा उत्पादन रासायनिक से अब ज्यादा होता है। मेरे धान ज्यादा पैदा होता है, गन्ना ज्यादा पैदा होता है, साग भाजी ज्यादा पैदा होती
और मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 1.7 पर चला गया। आज रिकॉर्ड है देश में ये। और आप ऐसा काम करोगे तो आप जहां गौ माता की सेवा करके पुण्य कमा रहे हो, वहां आपका पुण्य डबल हो जाएगा। इस प्राकृतिक खेती करने से 24% ग्लोबल वार्मिंग जो होती वो बचेगी। ये जो कल खतरा है ना गुजरात को तूफान, ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम है। ये अति गर्मी, अति वर्षा, तूफान, आंधी, ओले, ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ है। रासायनिक खेती से 24% ग्लोबल वार्मिंग है, और प्राकृतिक करोगे तो बचोगे। हवा बच जाएगी, पानी बचेगा, धरती माता आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ मिलेगी, और गौ माता जिसको बचाने में आप लगे हैं, इसका उपयोग होगा तो गौ माता बचेगी। सबसे बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। आज आपको बुलाने का हमारा उद्देश्य है कि हमारे ये सब अधिकारी लोग आप सबसे संपर्क करेंगे, हमारे कर्मचारी आप तक जाएंगे। अब हमने बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया गुजरात में। हर गांव को 10-10 गांव के क्लस्टर में बदल दिया है, और एक खेडूत, एक कृषि विभाग के आदमी वहां उन गांव में ट्रेनर छोड़ दिए, और जो खेडूत ट्रेनिंग देगा उसको सरकार 1000 रुपया प्रतिदिन उसकी सहयोग राशि भी देगी। ये भी निर्णय लिया है, और ये काम पूरे प्रदेश में चल गया। 1 मई से ये काम शुरू हो चुका है, और आपको आश्चर्य होगा, इन पिछले 3-4 साल में तो हम 5-5.5 लाख ही खेडूत खड़े कर पाए। और हमारे अधिकारी बैठे रबारी जी, इन्होंने बताया है कि इस 1 महीने में हम 4,20,000, 1 महीने में 4,20,000 को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब प्रत्येक गांव को हमने 10-10 गांव में बांट दिया, और जिला का कलेक्टर, जिला का डीडीओ की ड्यूटी लगाई है कि वो खेडूत के उत्पादन की बिक्री के लिए बाजार बनाएंगे। हर 10 गांव में हमारा बाजार बनेगा, तालुका पर बाजार होगा, जिला स्तर पर बाजार होगा, जहां खेडूत अपने उत्पादन को, प्राकृतिक को वहां बेचेगा, अच्छी उसको कीमत मिलेगी। तो हमने उत्पादन की भी व्यवस्था की है, बिक्री की भी व्यवस्था की है, और आप लोगों को जोड़ करके हम भारत की धरती को जहरीला होने से बचाएंगे। पर्यावरण, पानी और गौ माता को बचाने का काम ये प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती बिना देसी गाय के हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं बधाई देता हूं, आप गौओं का पालन करो, उनका संवर्धन करो। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। आप हमारे आग्रह पर यहाँ आए, मैं पुनः आपका सरकार की ओर से, अपने संयोजक मंडल की ओर से, कृषि विभाग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।